आज हमको डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता, जिनको आदित्य के नाम से हम जानते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त राष्ट्रीय कवि, आज हमको उपलब्ध हुए हैं। उनका परिचय काफी लंबा चौड़ा है। गुप्ता जी, आप ही बताइए ना। तो आप रिटायर भी हुए हैं जो डिपार्टमेंट से। जी, मेरा मूल कार्य भाषा को लेकर हुआ है जी। और भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है जी। उसके राजभाषा विभाग का मैं पश्चिम क्षेत्र का क्षेत्रीय उपनिदेशक रहा हूँ। मुंबई में ज्यादा सर्विस रही आपकी? हाँ, ज्यादा समय मैंने मुंबई में निकाला, हालांकि गोवा में और बेंगलुरु में भी मेरी पोस्टिंग रही है। तो राष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरण की संभावना रहती है इसमें। तो गुप्ता जी, आज से वही सवाल किए जाएंगे जहाँ जो डिपार्टमेंट से आप रिटायर हुए हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार में आपका बड़ा योगदान रहा, आपके डिपार्टमेंट का बड़ा योगदान रहा, गृह मंत्रालय का। तो संतों का उसमें क्या योगदान रहा? जैसे हमारे ओशो हैं तो पूरे धरती पे छा गए, तो इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, भाषा जो है वो कहने सुनने की चीज है जी। और यदि हम देखें भारत में जितने भी आध्यात्मिक गुरु रहे हैं या हैं, चाहे वो किसी भी धारा के हों, चाहे वो आर्य समाज के हों, चाहे वो ओशो हों, या बहुत सारे बाबा हैं जिनको हम अच्छा मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन एक बात तो जरूर है कि उनके मानने वाले करोड़ों हैं। अच्छा जी। और उनके साथ जो भी संवाद होता है वो भारतीय भाषा में होता है। और उसमें भी चूंकि भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली और समझी जाती है। अब वो चाहे आसाराम बापू गुजराती थे, हिंदी में ज्यादा बोलते थे। हिंदी में ज्यादा बोलते थे, क्योंकि अगर वो केवल गुजराती में बोलेंगे, बताते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती भी गुजराती थे और संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। तो वे जो है अपने जो भी उनको बात अपनी रखते थे, प्रवचन वो संस्कृत में देते थे। तो एक बार वो जो है कलकत्ता में गए तो वहां पर एक संप्रदाय था, तो वो ब्रह्म समाज, उसके जो मुख्य थे केशव सेन, उनसे मुलाकात हुई उनकी। उसने कहा, स्वामी जी एक मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा। बोले कहिए, क्या सुझाव है? केशव सेन बोले, हाँ। अच्छा। तो बोले क्या सुझाव है? बोले आप जो अपनी बातें रखते हैं वो संस्कृत के बजाय हिंदी में रखिए। अच्छा। तो देश दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ पर आए, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की मुंबई में। और उसके बाद उन्होंने हमेशा अपने प्रवचन हिंदी में दिए। यही नहीं, उन्होंने दयानंद आयुर्वेदिक स्कूल जो खोले वो हिंदी के प्रचार के सबसे बड़े केंद्र रहे। और आर्य समाज का हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के समय की बात हो, उसके बाद तमाम हमारे श्री श्री जो हैं, श्री श्री रविशंकर जी, हाँ जी। अच्छा। वो किसमें देते हैं? टूटी फूटी हिंदी रहती है। हाँ? उनकी तो क्यों, अगर वो केवल कन्नड़ में देंगे या केवल अंग्रेजी में देंगे तो कितने लोगों तक पहुंचेंगे? इसलिए उनको लगा कि अगर अब मुझे अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है तो उसमें करनी पड़ेगी। ब्रह्मकुमारी की बात कीजिए, उनकी हिंदी भी मजेदार है। मैं आपको बात बता दूं, कोई हिंदी नहीं, कोई भी भाषा जो बड़े कैनवस पे होगी, बहुत बड़े लेवल पर होगी, वो क्षेत्रीय प्रभाव के साथ होगी। अब एक भोजपुरी आदमी जो हिंदी बोलेगा, अब हमारे एक मित्र वकील हैं, वो हिंदी में वकालत करते हैं पटना में, पर उनकी हिंदी को मुझे सुधारना पड़ता है क्योंकि उसमें भोजपुरी का असर है। पंजाबी आदमी बोलेगा, अब मेरे जैसा, मैं तो चलो हिंदी के क्षेत्र में, हरियाणवी वाले में हिंदी बोलेगा। तो जहां भाषा जाएगी वो अपना स्वरूप, स्थानीय प्रभाव लेकर चलेगी। अब वो कन्नड़ भाषी है तो उसमें कन्नड़ का प्रभाव तो आएगा। गुप्ता जी, आज का जो विषय है ना, हिंदी के प्रचार प्रसार में संतों का महत्व या उनका योगदान, वो विषय है। तो और संतों के ऊपर तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि न केवल हिंदी का, बल्कि इसके पहले एक बात और बताना चाहूंगा मैं, सबसे बड़ी बात, यानी भाषा की बात कर क्यों रहे हैं हम? अच्छा। मुद्दा तो ये पैदा होता है ना। आप किस भाषा में, आप सोचते कैसे हैं आप? कोई भी व्यक्ति भाषा में ही सोचता है। जितना भी ज्ञान है, विज्ञान है दुनिया का, वो किसमें है? भाषा में है। अपनी भाषा में होता है, जहां का भी है, जैसा भी है, और मौलिक चिंतन उसी में होता है। और अगर पूरे देश को जोड़ने की अगर कोई भाषा है तो वो हिंदी है। वो तो दूसरी बात हो गई। अच्छा। मैं कह रहा हूँ ज्ञान, विज्ञान,
कोई का भी दुनिया में है वो उनकी भाषा में होता है। ओके। और यदि किसी देश को खत्म करना हो तो उसका सबसे आसान तरीका ये है जी कि उनकी भाषा को खत्म कर दीजिए, तो उनका ज्ञान है, विज्ञान है, साहित्य है, संस्कृति है, जो कुछ भी है जी। वो सब खत्म हो जाएगा। हो। इसलिए भारत में जितने आक्रमणकारी आए उन्होंने पहला काम क्या किया, अपनी भाषा लेके आए। भारत की भाषा को, संस्कृति को, ज्ञान को, विज्ञान को। अब मुझे बताइए नालंदा में क्या था, हथियार थे क्या? नहीं, ज्ञान था, किताबें थी। किताब। उन्होंने कहा कि इनके ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, किताब, भाषा खत्म करनी है, जी। तो आग लगा दो। तक्षशिला जो हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो इलाका है वहां पड़ता है, वहां क्या किया उन्होंने? जी। उसको भी आग लगा दी उन्होंने। जो भी आया उसने हमारी तक्षशिला तो शायद बिहार, तक्षशिला तो नहीं, वो नालंदा है, बिहार। नालंदा। तक्षशिला यहाँ पर है। जो भी आया उसने पहला ये काम किया कि हमारी भाषाओं को, हमारे ज्ञान को, विज्ञान को खत्म किया जाए। तक्षशिला का लोकेशन कौन सा है? तक्षशिला का लोकेशन वही है जो कि आज तालिबानियों का है, अफगानिस्तान। और वो कहते हैं कि वहां पर जो कुश जो थे उन्होंने वो शहर बसाया था, उनकी शायद लड़का था तक्ष, उनके उस पर बना था वो, और वो यूनिवर्सिटी जो है। पर वो क्योंकि उस समय पर तो भारत का विस्तार बहुत बड़ा था ना, भारत जो है उधर अफगानिस्तान और उसको इधर बताते हैं ईरान, इराक तक भी जो है भारतीय धर्म, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान का प्रसार था। तो जो भी आक्रमणकारी आए उन्होंने यही काम किया। और हुआ ये कि उसके बाद उनका शासन कभी अरबी में, कभी फारसी में, आगे चल के वो उर्दू बन गई। फिर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कहा अंग्रेजी चलाएंगे हम। पुर्तगाली जो है वो आए यहाँ पर गोवा में, तो उन्होंने कोंकणी को नहीं अपनाया, उन्होंने क्या चलाई, पोर्तुगीज भाषा चलाई। फ्रांसीसी पांडिचेरी में आए तो उन्होंने फ्रेंच में किया। सब ने एक ही काम किया, हमारी भाषाओं को समाप्त किया। पूरी दुनिया में यही होता है जी। लॉर्ड मेकाले जब भारत में उसने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की तो उस पर बड़ा खर्चा होना था, तो उससे पूछा गया कि भाई इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, हम पढ़ाने आए क्या इनको, हम तो राज करने आए हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब लॉर्ड मैकाले ने स्पीच दी, उसने कहा मैं पूरा भारत घूमा, मुझे कोई चोर नहीं मिला, इन लोगों के नैतिक मूल्य बड़े ऊंचे हैं, इनकी ज्ञान, विज्ञान और हमारी उसका पूरी तारीफ की उसने। उसने कहा ऐसे लोगों को लंबे समय तक गुलाम बना कर रखना संभव नहीं है, उन पर राज करना संभव नहीं है। ये करीब लोग 200-250 साल पुरानी 1835 के करीब की बात है ये। तो बाद में उसने कहा कि अंग्रेजी माध्यम से जब ये अपनी भाषा से बेहतर हमारी भाषा को समझेंगे, अपने ज्ञान विज्ञान से हमारे बेहतर ज्ञान विज्ञान को समझेंगे, तब ये दिलो दिमाग से गुलाम बनेंगे और उन पर लंबे समय तक शासन किया जा सकेगा। जोरदार तालियां बजी पार्लियामेंट, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, और बिल पास हो गया। लॉर्ड मैकाले भारत में आया, उसने 100 साल के बाद ये देखने में हिंदुस्तानी होंगे, ये काले अंग्रेज होंगे। आज मैकाले का भूत नाच रहा है, हम अंग्रेजी में सब कर, आज जो अपन देख रहे हैं उसका जनक लॉर्ड मैकाले था। हालांकि 1835 के आसपास की घटना, और वो बहुत सफल नहीं हुआ क्योंकि हमारी जो आश्रम प्रणाली थी, गुरुकुल प्रणाली बहुत मजबूत थी। तो उसने कहा कि काम करते हैं, जो उनके खास चमचे या कह लीजिए उनके जो थे, बोले उनको हम ट्रेन करते हैं, ये आगे करेंगे। और कहने की जरूरत नहीं कि आजादी के समय भारत में 1% लोग भी अंग्रेजी नहीं जानते थे। और आज गांव गांव तक अंग्रेजी किसने पहुंचाई? आजादी के बाद के काले अंग्रेजों ने पहुंचाई। भारतीयों ने, भारत के जो आजादी के बाद जो सत्ता में आए काले अंग्रेज, उन्होंने गांव गांव तक पहुंचा दी। जो मैकाले नहीं कर सका वो भारत के काले अंग्रेजों ने किया। मतलब जो इंग्लिश जो बोलते हैं उनको आप काले अंग्रेज भाई अंग्रेजी बोले अंग्रेजी हो गए वो। और रंग से काले हैं वो, यूरोपियन तो नहीं है, विदेशी तो नहीं है, मतलब जो जहां से आए, अंग्रेजी तो अंग्रेजी की भाषा है ना। तो ये हुआ। फिर अपने मूल विषय पर मैं लौटता हूँ कि आप देखिए कि आप कहीं चले जाइए, कहीं भी सत्संग हो रहा है, कहीं भी कोई प्रवचन हो रहा है, आप ओशो किस्म भी जाते होंगे। अगर ओशो जो है जब अमेरिका में रहे तो उन्होंने प्रवचन अंग्रेजी में रहे उनके, जाहिर अंग्रेजी अच्छी, हिंदी दोनों बहुत अच्छी जानते थे। लेकिन अगर जब उनको लगा कि भारत के लोगों तक मुझे अपनी बात को पहुंचानी है, तो इतनी अच्छी हिंदी बोलते थे वे, और उनकी आवाज में खनक भी थी, और उनका
जो आवाज का एक प्रभाव होता है वो भी उसमें था, ज्ञान के प्रवाह के साथ आवाज का प्रभाव जो था। तो कहने का मतलब उन्होंने अपने किस में दिए प्रवचन? हिंदी में दिए। हिंदी में 1960 तक वो हिंदी में ही बोले। फिर जब विदेशी जब आने लगे तो मजबूरी में उनको इंग्लिश का सहारा लेना पड़ा। देखिए, भाषा का एक ही उद्देश्य होता है कि हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाएं। आज मान लीजिए मेरा कोई मित्र है जो हिंदी नहीं जानता, अंग्रेज है या किसी अन्य देश का है, तो मैं उससे हिंदी में बात करूं तो फिर तो कोई मतलब नहीं ना उसका, तो मुझे उससे तो अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी। उनके जब फॉरेनर जब आने लगे तो वो घटना मैं बताता हूँ आपको, 60s के आसपास में जो हुआ, जब ज्यादा फॉरेनर आने लगे तो मजबूरी में उनको कुछ बोलना, तो पहले वो हिंदी में बोलते थे तो अंग्रेज चुपचाप उनके बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करते थे, बैठे रहते थे हिंदी में जो बोल रहे, फिर उनके लिए इंग्लिश में बोलते थे वो फॉरेनर के लिए। देखिए, तो डबल वो इतने सीकर थे कि डबल बैठते थे। देखिए, उनका भाषा का एक तो सबसे बड़ी बात कि उनका हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर बहुत अच्छा प्रभुत्व था। और दूसरा ये कि वे ये देखते थे कि मेरे जो शिष्य हैं उनमें दोनों तरह के लोग हैं, तो मुझे अपनी बात दोनों तक पहुंचानी है। तो आप ये समझिए कि ओशो ने जो कुछ किया वो हिंदी के लिए नहीं किया तो उन्होंने जो ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन उसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय पर हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। ये जितने भी हमारे साधु हैं, संत हैं, अभी आप कुंभ का इतना बड़ा मेला लगा, देश भर से लोग पहुंचे, वहां पर सर्वाधिक भाषा प्रयोग में कौन सी रही? हिंदी रही और अन्य भारतीय भाषाएं भी रही। जैसे कि मैं वहां पर गया तो महाराष्ट्र से, दक्षिण भारत से और कोने कोने से देश के जो लोग आए हुए थे, तो वहां पर जो कुछ भी हुआ ज्यादातर हिंदी में हुआ, क्योंकि संपर्क भाषा राष्ट्रीय स्तर पर तो हिंदी है। नेतागण भले मराठी, गुजराती और खासकर तमिल के नाम पर, कन्नड़ के नाम पे हा हुल्ला करते रहते हैं, इनका उद्देश्य केवल राजनीति है, बाकी कोई अपनी भाषा को बढ़ाना चाहते हैं ऐसा कतई नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुर्सी का खेल है, कुर्सी का खेल है कि भाई अगर बांटना है तो भाई लड़ाई करवाओ किसी ना किसी नाम पर। पर वहां पर जो है उन्होंने संवाद किसमें किया, बात किसमें किया? अब जो मराठी भाषी वहां गए होंगे तो हिंदी में मराठी स्टाइल में बोले होंगे, ठीक है। जो कन्नड़ गए होंगे तो उन्होंने हिंदी में तरह कन्नड़ स्टाइल में बोला होगा। बंगाली बाबू गए होंगे तो उन्होंने तरह बांग्ला स्टाइल में बोला होगा। जो भाषा जितनी बड़ी होती है उसका फ्लेवर भी अलग अलग होते हैं। सब जगह एक जैसी हिंदी नहीं है। भारत में सब जगह एक जैसी हिंदी, महाराष्ट्र में सब जगह मराठी नहीं है। आप राजस्थान से हैं तो वहां आप देखेंगे अलग अलग जिले में टोन बदल जाती है, 8 कोस पे टोन बदलती है। तो पूरे देश में नहीं, दुनिया में यही होता है। इसलिए हम ये सोचें, बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है कि एक राजस्थान का आदमी जब राजस्थानी स्टाइल में कट्ठा जाओ भाई तो वो है। तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति का होता है। हम नहीं ना जानते हैं, वहां कहा गया है हिंदी है हिंदी के रूप है वो सब। क्योंकि विभिन्न बोलियों, हिंदी क्या है? भारत की विभिन्न बोलियों का एक संयुक्त रूप हिंदी है। अब हरियाणा वाला जो है, आप उससे ऐसी हिंदी थोड़ी सुनेंगे जैसी मैं बोल रहा हूँ। जो गांव का आदमी है, अरे भाई की ज्यादा, लेकिन उसकी बात समझ में आएगी दूसरे को भी, बिहार वाले को भी समझ में आएगी। आज आदमी अगर थोड़ा भी पढ़ा लिखा है ना तो इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है, तो रियल में वो इंग्लिश जानता है क्या इतना? दो समस्याएं। पहली बात तो ये है कि काले अंग्रेजों ने उन्होंने एक काम किया बड़ी चालाकी से, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। क्योंकि मैं तो पढ़ा हूँ तो रट के पास किया मैंने। मैं आपको बता दूं कि आज भी ज्यादातर लोग सोचते हिंदी में हैं और मन में ही उसका अनुवाद करते हैं और बोलते हैं। वो कितनी सही अंग्रेजी बोलते हैं वो दूसरी समस्या है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई मुझे अनुवाद क्यों करना? अनुवाद जो है वो कभी भी सही हो नहीं सकता। और दूसरी बात कि एक मेरे मित्र हैं तोमियो मिज़ोकामी, जापान के हैं और वो भारत की कई भाषाएं जानते हैं। जब वो भारत में उनकी स्पीच हुई तो पहले वो पंजाब में आए तो उनकी स्पीच किस में हुई होगी? पंजाबी में दी होगी, विषय एक ही था उनका। फिर कलकत्ता गए तो उन्होंने बांग्ला में दी, फिर दिल्ली में उन्होंने हिंदी में दी। मेरी मुलाकात यहाँ उनसे हुई और वो वैश्विक हिंदी सम्मेलन जिसका मैंने देशमुख से भी जुड़े हुए, उन्होंने बताया मुझे वो, तो उन्होंने दी। तो वो मुझसे कहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि भाई हमारे देश में तो सब लोग अंग्रेजी के दीवाने हैं, अपनी भाषा में कोई शर्म आती है, आपके यहाँ कैसे है?
तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बताइए, कोई आदमी विदेशी भाषा में कुछ भी पढ़ कैसे सकता है, और विज्ञान तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। अच्छा, okay. अगर ऐसा होता तो जापान, जिसने अमेरिका के बाद सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार जीते हैं, दुनिया का सबसे पिछड़ा देश होता। yes. क्योंकि हमारे देश के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक और अंग्रेजी आती ही नहीं थी। Okay. भाषा सीखने का दुनिया में एक ही तरीका है, मातृभाषा, देश की भाषा। जी जी। इसलिए हमारे देश में मैं अगर पूछूं आविष्कारकों के नाम बताइए तो yes. वो और बड़ा जो आविष्कारक हुए भी हैं 2-3, वो तब पैदा हुए जब मेरे पिताजी के पैदा होने से पहले पैदा हो गए थे वो। आज पूरे देश में सब अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको आविष्कारक नहीं मिल रहे हैं। मतलब भारत का दुर्भाग्य रहा कि बड़ा आघात हुआ भाषा के नाम। हुआ ये कि भारत लंबे समय तक गुलाम बना रहा, और जो भी आया, जो भी मार कर गया, हम उसी के बोलिए, उसी की भाषा में बोलना शुरू किया। जिसने डंडा मारा हमने उसकी भाषा बोली, कभी अरबी है, कभी फारसी है, कभी उर्दू है, कभी कहीं पर हमारी फ्रेंच चलती रही, कहीं पोर्टुगीज चलती रही, कहीं इंग्लिश चलती रही। और नतीजा ये आजादी के बाद सर्वाधिक नुकसान हुआ जब योजनाबद्ध तरीके से भारतीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी को स्थापित किया जाता रहा। गांव गांव तक इंग्लिश मीडियम पहुंचा दिया गया। अभी भी वही, इसलिए आविष्कार नहीं हो रहे हैं हमारे यहाँ, मौलिक चिंतन नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। और सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, हजारों साल से सबसे विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में हमारी सभ्यता है, जितना ज्ञान था, बहुत बड़े लेवल की साइंस, बेसिक साइंस, जिस लेवल का विज्ञान आज हमारे जो मंगलयान गया था, चंद्रयान जो गया था अभी, उस समय उनके जो वैज्ञानिक थे, नाम भूल रहा हूँ, सोमनाथन जी, उन्होंने कहा था विश्व में जितना विज्ञान है वो हमारे प्राचीन ग्रंथों से गया है। इस लेवल का विज्ञान था, सब खत्म हो गया ना। मुझे तो ऐसा लगता है ये कन्वेंट स्कूल का जो ट्रेंड चला है वो भाषा पे तो आघात है ही है, संस्कृति पे भी बड़ा आघात हुआ। मैं कहूँगा केवल संस्कृति नहीं, ज्ञान पर, हमारे प्राचीन ज्ञान पर, विज्ञान पर। कल मैं एक वीडियो सुन रहा था, आपको मैं भेजता हूँ। उसमें बताया गया कि जर्मनी में एक शिक्षक है, ऐसा है कि उसने अपने स्कूल में सबके लिए संस्कृत अनिवार्य है। संस्कृत की प्रार्थना पढ़ी जाती है, पूरी संस्कृत पद्धति पर चलता है। कौन सी कंट्री में? शायद जर्मनी की बात है। अच्छा। और क्योंकि उनका मानना है कि जिस स्तर की भाषा संस्कृत है, ऐसी भाषा कभी हुई नहीं, होगी नहीं, और जितना ज्ञान विज्ञान उसमें है और कहीं है नहीं। तो हमने क्या किया, उसको खत्म कर दिया अपने यहाँ। हम उसको बेकार मानते हैं। हम सोना, हीरा सोना जो भी कहें, उस जैसी संस्कृत को फेंक करके अंग्रेजी जैसा लोहा, जो अवैज्ञानिक भाषा है और काफी पुअर है, बता रहे हैं, काफी अवैज्ञानिक है, पुअर है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि यदि कोई अंग्रेजी की जो स्पेलिंग सिस्टम है उसको सुधार दे तो मेरी जितनी प्रॉपर्टी उसको दे दो भाई, मेरी जो आती है इतनी, मतलब है। तो पर हमको मानसिक तौर पर गुलाम बना दिया गया है, इसलिए हम गलत अंग्रेजी बोलकर खुश होते हैं और अपनी भाषा बोलने में हमको शर्म आती है। ये है। पर इस काम को सबसे बढ़िया अगर कोई कर रहा है तो वो कर रहे हैं हमारे आध्यात्मिक गुरु। आप देखेंगे कि गीता का पाठ हम अंग्रेजी में तो नहीं करेंगे, ये बात अलग है कि आज का अंग्रेजीदार लोग हम उसको भी रोमन स्क्रिप्ट में लिखने लगे हैं। उसका ट्रांसलेशन हम कर अंग्रेजी में करके पढ़ने लगे हैं। उनको लगता है कि हम महान काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि अगर भारतीय भाषा को किसी ने बचाया हुआ है, आप मुझे 2-4 बाबाओं के नाम बता दीजिए जो अच्छे संत हैं, वो भी या थोड़ा सा विवादास्पद हैं। अब बाबा रामदेव जी हैं, उनके प्रवचन किस में होते हैं? हिंदी में होते हैं। आप देखिए कि उनको कितने देश भर के लोग उत्तर में ही नहीं दक्षिण तक में सुनते हैं। योग में उनका जो भी ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचता है, हिंदी में ही पहुंचता है ना। मैं श्री जी की बात कर रहा था, वो अपने यहाँ कन्नड़ में देते होंगे, कुछ विदेशी लोगों के अंग्रेजी में बोलते होंगे, लेकिन अगर वो केवल अंग्रेजी में बोलते तो कहाँ होते? कहीं नहीं होते। अभी ये जो है ना ईशा फाउंडेशन, जग्गी वासुदेवा, उनके हिंदी में डबिंग वीडियो आने चालू हो गए। हाँ बिल्कुल, मैंने सुने कई। तो वही बात हुई कि जब तक जग्गी वासुदेव जी जो हैं ईशा फाउंडेशन वाले, कर्नाटक में है उनका, तमिलनाडु में है वो। हाँ,
तो जब तक वो अंग्रेजी में बोलते रहे वो कहाँ पहुंचे, कहीं नहीं पहुंचे। लेकिन उनकी जो डब्ड वीडियो हैं वो देश भर के लोगों तक पहुंचे, और जाने अनजाने चाहे अनचाहे उन्होंने भी हिंदी का प्रचार प्रसार तो किया करना ही पड़ेगा। आप समझिए, करना ही पड़ेगा अगर आम आदमी तक पहुंचना है, उसकी भावनाओं को पहुंचाना है, आपको उसके दिलो दिमाग तक पहुंचना है, तो कोई और व्यवस्था है तो नहीं। आज की बातचीत का कंक्लूजन मुझे ये लग रहा है, करोड़ों रुपया का भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है वो बजट रखता होगा, और जितना प्रचार प्रसार वो भारत सरकार नहीं कर पाई उससे ज्यादा तो ये संतों और आध्यात्मिक लोग कर रहे हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे। देखिए, दो लोगों ने उसमें बहुत बड़ा काम किया है। हालांकि दोनों ने हिंदी के लिए कुछ नहीं किया, पर किया, मतलब उनका उद्देश्य हिंदी नहीं था, उनका उद्देश्य भारतीय भाषाएं नहीं थी, सिनेमा ने। सिनेमा वालों को कोई हिंदी से प्रेम थोड़ी था, नो नो नो, बड़ा काम किया वो वहां पर अंग्रेजी में डायलॉग लिखे होते हैं, अंग्रेजी में आप इंटरव्यू अंग्रेजी में करेंगे, अपने आप को अंग्रेज समझते हैं, तो हॉलीवुड में जाके बनाओ ना फिल्में, कोई कुछ खड़ा नहीं करेगा तुम्हारे को। लेकिन फिल्म के कारण हिंदी फिल्मों ने हिंदी ने हिंदी फिल्मों को बचाया है, हिंदी ने हिंदी फिल्मों को बढ़ाया है, और हिंदी भी बढ़ी उसके कारण। उद्देश्य हिंदी बढ़ाना नहीं था उनका। और इसी प्रकार जो हमारे साधु संत हैं, इनका उद्देश्य भी हिंदी या भारतीय भाषाओं को बचाना या बढ़ाना नहीं था, बाय प्रोडक्ट निकला है वो। तो क्योंकि उनको खुद को आगे बढ़ाना था, अपने विचारों को आगे बढ़ाना था, इसलिए उनको हिंदी, और केवल हिंदी की बात मैं नहीं करूंगा, महाराष्ट्र में जितने संत हैं स्थानीय स्तर पर बड़े बड़े हुए हैं, वो किसमें बोलते हैं? मराठी में, स्थानीय भाषा में बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, गुजराती में है गुजराती बोलते हैं, बंगाल में बांग्ला बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के इनके माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर हिंदी राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर भारतीय भाषाओं को बचाने का, बढ़ाने का बहुत बड़ा काम हुआ है। और इतना काम किसी राज्य सरकार ने अपनी भाषा के लिए नहीं किया, या यूं नहीं कर पाई, ऐसा कह लीजिए आप। और वही बात हम भारत सरकार ने अपने काम किए, प्रयास किए, लेकिन उस स्तर पे वो काम नहीं हो सका। आज भी हमारी भाषाएं जीवित हैं, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे साधु संतों की है, हमारे आध्यात्म की है, हमारे प्राचीन धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान की है, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो फिल्म सिटी से आपके काफी सारे इंटरव्यू हैं, वो टॉपिक पे भी बात की जाएगी। हाँ, उस पे फिल्मों पर हम किसी दिन अलग से बात करेंगे। आज केवल धर्म और प्रवचन की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।